हेलो दोस्तों, मैं अरविंद मौर्य स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल रसायन क्लासेस में। आज के वीडियो हम डिस्कस करेंगे डिस्टिलेशन के बारे में। किसके बारे में? डिस्टिलेशन के बारे में आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे कि डिस्टिलेशन क्या होता है, डिस्टिलेशन क्यों यूज किया जाता है, कहाँ पे इसका यूज किया जाता है, ठीक है। और डिस्टिलेशन पढ़ने के लिए कुछ मतलब डिस्टिलेशन समझने के लिए कुछ बेसिक टर्म्स हैं, जैसे बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, वेपर प्रेशर क्या होता है, रिलेटिव वोलेटिलिटी क्या होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन क्या होता है, तो पहले इसका डेफिनेशन हम आपको बता दें। तो देखिए, डिस्टिलेशन एक यूनिट ऑपरेशन है। क्या है डिस्टिलेशन? एक यूनिट ऑपरेशन है जिसमें हम किसी लिक्विड मिक्सचर को उनके बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस के बेस पर, ठीक है, उनके बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस के बेस पर एंड रिलेटिव वोलेटिलिटी के बेस पे उनको हम सेपरेट करते हैं, यानी कि उसको अलग करते हैं थर्मल एनर्जी का यूज करके, ठीक है। इसका डेफिनेशन लिख देते हैं, ठीक है, इसका डेफिनेशन लिख देते हैं। देखिएगा, डेफिनेशन आप लोग लिखना चाहे तो लिख लीजिए, ठीक है। इसका डेफिनेशन लिख देते हैं। देखिए, डिस्टिलेशन इज यूनिट ऑपरेशन in which liquid mixture is separated based on their boiling point difference and relative volatility, ठीक है, relative volatility by using thermal energy, ठीक है। देखिए, डिस्टिलेशन एक यूनिट ऑपरेशन है जिसमें हम किसी लिक्विड मिक्सचर को सेपरेट करते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस के बेस पर एंड रिलेटिव वोलेटिलिटी के बेस पर थर्मल एनर्जी का यूज करके, ठीक है। ये तो हो गया इसका डेफिनेशन, ठीक है। अब डिस्टिलेशन का जो यूज करते हैं वो कहाँ पे करते हैं, तो इसका डिस्टिलेशन का जो यूज होता है, जैसे पेट्रोलियम इंडस्ट्री यानी कि जो रिफाइनरी होती है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज होती हैं, केमिकल इंडस्ट्री हो गई, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, इन सारी जगहों पे यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? किसी लिक्विड मिक्सचर, मतलब कोई मिक्सर है जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट मिक्स हैं या दो कंपोनेंट मिक्स हैं, तो उनको अलग करने के लिए, उनको सेपरेट करने के लिए किसके बेस पर? उनके डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट के बेस पर उनको सेपरेट करने के लिए डिस्टिलेशन का यूज करते हैं, ठीक है। आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आप लोगों को पता है, जैसे पेट्रोल, डीजल, ये सब कहां से आता है? तो ये सारी चीजें आपको मिलती हैं, ये सारी चीजें कहां से मिलती हैं? ये सब मिलती है क्रूड ऑयल से, क्रूड ऑयल से मिलता है, ठीक है। तो इतना क्लियर है, सब क्रूड ऑयल से मिलता है। तो क्रूड ऑयल से कैसे मिलता है? तो जब क्रूड ऑयल का हम डिस्टिलेशन करते हैं तो डिफरेंट टेम्परेचर पे क्या होता है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और भी जो चीजें होती हैं वो क्या होती है, सेपरेट हो जाती है। किसमें से? क्रूड ऑयल से। तो क्रूड ऑयल हमारा क्या हो गया, एक लिक्विड मिक्सर हो गया, ठीक है। क्रूड ऑयल क्या हो गया, हमारा लिक्विड मिक्सर हो गया। इसको हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम समझा रहे थे, समझिए। क्रूड ऑयल क्या है, एक लिक्विड मिक्सर हो गया जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट हैं। कौन कौन से? जैसे पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है और तारकोल वगैरह भी जो होते हैं, इसमें क्या है, और बहुत सारी गैसेस भी इससे प्रोड्यूस होंगी, ठीक है। तो इनको क्या किए, जो क्रूड ऑयल को जब हम हीट करेंगे, हीट करने का मतलब थर्मल एनर्जी, किसका यूज कर रहे हैं? थर्मल एनर्जी का यूज कर रहे हैं। जब क्रूड ऑयल में थर्मल एनर्जी का यूज करके हीट कर रहे हैं तो क्या होगा, इन डिफरेंट टेम्परेचर मतलब कि अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट पे अलग अलग लिक्विड हमारे निकल जाएंगे। जैसे डीजल का बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है, पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा, केरोसिन का अलग होगा। तो अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होंगे, इस क्रूड ऑयल से वो क्या होंगे, सेपरेट हो जाएंगे। किसके थ्रू हो रहे हैं? तो डिस्टिलेशन के थ्रू हो रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इसका डिस्टिलेशन ही तो हम कर रहे हैं क्रूड ऑयल का। तो क्रूड ऑयल का डिस्टिलेशन जब हम कर रहे हैं तो उनमें अलग अलग टेम्परेचर पे, यानी कि अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट पे क्या हो रहा है कि वो जो इसमें कंपोनेंट है वो क्या हो रहे हैं, इस लिक्विड मिक्सचर से अलग हो जा रहे हैं, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया कि डिस्टिलेशन के थ्रू हम क्या करते हैं, किसी लिक्विड मिक्सचर से हम जो भी उसमें कंपोनेंट होते हैं उनको हम सेपरेट करते हैं, ठीक है। तो आप इतना समझ गए कि डिस्टिलेशन क्या होता है। इसके बारे में हम अभी और डीप में बात करेंगे आगे चल के, लेकिन पहले कुछ टर्म्स के बारे में हम आपको बता दें इसको डिस्टिलेशन समझने से पहले। अभी तो नॉर्मल इसका एक डेफिनेशन हम आपको बताए हैं, आगे चल के हम इसके बारे में अच्छे से बात करेंगे, ठीक है। तो अभी इतना तो समझ गए होंगे कि डिस्टिलेशन क्या होता है, ये क्यों यूज करता है,
क्यों यूज होता है और कहाँ इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए बॉइलिंग पॉइंट के बारे में देखिए, तो देखिएगा आप बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। तो बॉइलिंग पॉइंट का हम आपको डेफिनेशन पहले हम बताते हैं। तो किसी लिक्विड का वह टेम्परेचर जिस पर उस लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, तो उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। मतलब जिस टेम्परेचर पर उस किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, तो उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। जिस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है उसी टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो इसको एक एग्जांपल से आइए समझते हैं हम। तो पहले आपको हम एक चीज बता दें बॉइलिंग पॉइंट को समझने के लिए, ठीक है। पहले आपको वेपर प्रेशर समझ लीजिए, पहले आप वेपर प्रेशर समझ लीजिए, उसके बाद हम आपको बॉइलिंग पॉइंट समझाते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। पहले आप वेपर प्रेशर समझ लीजिए, वेपर प्रेशर क्या होता है, ठीक है। देखिएगा, मान लीजिए कोई वेसल है, कोई कंटेनर है, ठीक है, या मान लीजिए कोई एक पतीली है, जैसे जिसमें मान लीजिए खाना वगैरह बनता है, वो मान लेते हैं। और इसको क्या, इसमें क्या है कि कोई लिक्विड हम फिलअप कर दिए, ठीक है, कोई लिक्विड फिलअप कर दिए हैं, मान लीजिए पानी फिलअप है, और उसको क्या किया हम ढक दिए हैं, ठीक है। इसको हम ढक दिए, ऊपर से कोई चीज बर्तन रख दिए हैं जिससे वो ढक गया, ठीक है। और इसके बाद इसको हम हीट दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद इसको हम हीट दे रहे हैं, ठीक। इसके बाद इसको हम हीट दे रहे हैं। जब हीट दे रहे हैं, जब इसको हम टेम्परेचर इसका राइज करेंगे, ठीक है। जब इसका टेम्परेचर राइज करेंगे तो एक टेम्परेचर आएगा जिसपे क्या होगा कि इस लिक्विड का जो वेपर होगा, यहाँ पे जो वेपर बनेंगे वो वेपर क्या करेंगे, इस पे जो ढक्कन लगा हुआ उस ढक्कन को ऊपर की ओर उठाएंगे, क्या होंगे, ऊपर की ओर उठाएंगे। तो क्या हुआ, ये जो ऊपर उठा रहे हैं क्या वेपर है, ठीक है। वो वेपर क्या कर रहा है, प्रेशर लगा रहा है। तो मतलब इस लिक्विड का जो वेपर है ऊपर के जो प्रेशर लगा रहा है उसी को हम वेपर प्रेशर कहते हैं, ठीक है। जिस प्रेशर से ऊपर की ओर उठा रहा है ढक्कन को, उसी को हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं। मतलब किसी लिक्विड का जो वेपर होता है उसके लगने वाले प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं। किसी लिक्विड के वेपर के द्वारा लगने वाला प्रेशर वेपर प्रेशर, ठीक है। तो इतना क्लियर होगा कि वेपर प्रेशर क्या होता है। अब बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। अभी यहाँ पे देखिए, मान लीजिए यहाँ पे कोई वेसल है जिसमें कोई लिक्विड हम फिलअप कर दिए, ठीक है। इसमें कोई लिक्विड फिलअप कर दिए हैं और नीचे से हम हीट दे रहे हैं इसको, ठीक है। नीचे से इसको हम हीट दे रहे हैं, ठीक। तो आप जानते हैं कि कोई भी चीज होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी ऐसे, मैं ही यहाँ पे खड़ा हूँ, जो भी चीजें अर्थ पे हैं उस पर क्या है, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है। एक क्या लगता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है, ठीक है। तो मान लीजिए ये लिक्विड है, इस पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, ठीक है। तो इस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, जब इसको हम हीट करेंगे, इसको हम हीट दें, जब इसको हम हीट देंगे तो क्या होगा कि एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिसपे क्या होगा, इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो वेपर प्रेशर होगा उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना लग रहा है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm लगता है, ठीक है। 1 atm यानी कि 760 mmHg, ठीक है। 760 mmHg सब पे प्रेशर लग रहा है। तो यहाँ पे भी अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है तो यानी कि 1 atm का प्रेशर इस पे लग रहा है, यानी कि 760 mmHg का ऊपर से प्रेशर लग रहा है इस लिक्विड पे। तो जब इस लिक्विड का टेम्परेचर इतना पहुंच जाए, जब उस पे बनने वाला जो वेपर है उसका प्रेशर 760 mmHg के इक्वल हो जाए, यानी कि 760 mmHg का प्रेशर बनाने लगे वो जो वेपर है, तो उस लिक्विड का वो लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट होगा। उसी टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। जैसे इसको मान लीजिए, यहाँ पे एक और चीज मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक और वेसल है जिसमें हम वाटर फिलअप कर दिए, ठीक है। वाटर फिलअप कर दिए हैं, क्या फिलअप किए, H2O फिलअप कर दिए हैं। अब इसको हम हीट दे रहे हैं, इसको हम क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, ठीक है। तो जब इसको हीट देंगे तो इसका जब टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा, जब इसका टेम्परेचर इस लिक्विड मतलब इस वाटर का जब टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा, तो इसके जो वेपर प्रेशर लगाएंगे, जो इसके वेपर प्रेशर ऊपर की ओर लगाएंगे, वो प्रेशर की वैल्यू कितना होगा, इस प्रेशर की वैल्यू 1 atm होगी। 1 atm, जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी 1 atm लग रही है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना लग रही है, 1 atm लग रही है। तो आप जानते हैं कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर के जो वेपर प्रेशर होगा वो 1 atm के इक्वल होगा। तो इसी टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। मतलब इसी पॉइंट को हम बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे और इसी पे ये वाटर क्या होगा, बॉयल होना स्टार्ट होगा। यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस जब वाटर का टेम्परेचर पहुंचेगा, उस कंडीशन में 1 atm का प्रेशर लगाएगा जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा, और वो वाटर बॉयल होना स्टार्ट होगा और इसी को हम
बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, मतलब इसी टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे वो बॉयल होना स्टार्ट हुआ है। ऐसे एक और मान लेते हैं, मान लीजिए एक और वेसल है जिसमें हम मेथनॉल भर दिए, ठीक है, जिसमें हम मेथनॉल भर दिए, इसको MeOS लिख देते हैं मेथनॉल, ठीक है, इसमें मेथनॉल है। तो मेथनॉल की बॉइलिंग पॉइंट कितनी होती है आपको पता है, 64.7 डिग्री सेल्सियस मेथनॉल की बॉइलिंग पॉइंट होती है। तो जब मेथनॉल को हम हीटअप करेंगे, जब मेथनॉल को हीटअप करेंगे, इसका जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो जब मेथनॉल का टेम्परेचर 64.7 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा, जब इसका टेम्परेचर 64.7 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा, तो इसके वेपर का जो प्रेशर होगा वो कितना होगा, 1 atm के इक्वल होगा। कितना होगा, 1 atm के इक्वल होगा, ठीक है। जो ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm का लग रहा है, तो उतना का प्रेशर होगा इसका वेपर का जब इसका टेम्परेचर 64.7 डिग्री पहुंचेगा तब, और तब ये मेथनॉल बॉयल होना स्टार्ट होगा। तो इससे आप एक चीज और समझ लीजिए कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है हर एक लिक्विड का अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे मेथनॉल का अलग है, वाटर का अलग है, टॉल्विन का अलग होगा, DMF का अलग होगा। तो हर एक जितने भी लिक्विड्स होते हैं उनकी बॉइलिंग पॉइंट अलग होती है, मतलब बोल सकते हैं जितने भी मटेरियल होते हैं सबकी बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट डिफरेंट होती है, जो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे बॉयल होना स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, ठीक है। अब इसमें कुछ चीजें और हम आपको बता देते हैं बॉइलिंग पॉइंट में, वो चीज देखिए। जैसे मान लीजिए किसी कोई लिक्विड है, जैसे मान लीजिए हम कंपैरिजन एक बता दे रहे हैं आपको H2O और मेथनॉल का, MeOS लिख देते हैं मेथनॉल का, ठीक है। तो H2O की बॉइलिंग पॉइंट कितनी होती है, 100 डिग्री सेल्सियस होती है। मेथनॉल का 64.7 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। आपको समझने के लिए हम आपके एक एग्जांपल आपको हम बता रहे हैं। तो जो कंपोनेंट, ठीक है, जो कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट हाई, या ऐसे लिखते हैं, अच्छा हाई बॉइलिंग पॉइंट, यदि किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट हाई है, किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट हाई है, तो उसका जो वेपर प्रेशर होगा, उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो लो होगा, ठीक है, उसका वेपर प्रेशर लो होगा। और जिस कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट लो होगा, यानी कि लो बॉइलिंग पॉइंट, तो उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो हाई होगा। क्या होगा, उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो हाई होगा। कैसे ये चीज समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए वाटर था, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है कंपैरिजन टू मेथनॉल, तो ये वाटर को जब 100 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर दे रहे हैं, तब उसका जो वेपर प्रेशर कितना हो रहा है, 1 atm के बराबर हो रहा है। मतलब ये 100 डिग्री सेल्सियस पे 1 atm के बराबर हो रहा है, और मेथनॉल का 64.7 डिग्री सेल्सियस है, मतलब इसको वाटर के अपेक्षा कम ही टेम्परेचर दे रहे हैं, और उतने पे भी ये 1 atm के बराबर वेपर प्रेशर इसका हो जा रहा है, ठीक है। मतलब क्या है कि जितना कम बॉइलिंग पॉइंट उतना हाई वेपर प्रेशर, ठीक है। अगर मेथनॉल को 100 डिग्री सेल्सियस तक हीट कर दे तो क्या होगा, तो उसका वेपर प्रेशर जो होगा 1 atm से भी बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वाटर को 100 डिग्री करेंगे तो ये 1 atm का ही देगा, जब 100 से प्लस ले जाएंगे तब इसका वेपर प्रेशर और ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है। और उसके बाद तो ये गैसियस फॉर्म में हो जाएगा, मतलब वेपर फॉर्म में पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि जिसकी बॉइलिंग पॉइंट हाई होगी उसकी वेपर प्रेशर क्या होगा, लो होगा, और जिसकी बॉइलिंग पॉइंट लो होगी उसकी वेपर प्रेशर हाई होगा। और जिस लिक्विड की बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है उसको हम लेस वोलेटाइल कंपोनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेस वोलेटाइल कंपोनेंट बोलते हैं। जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है उसको हम लेस वोलेटाइल कंपोनेंट बोलते हैं, और जिसकी बॉइलिंग पॉइंट लो होती है उसको मोर वोलेटाइल कंपोनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोर वोलेटाइल कंपोनेंट, ठीक है। तो मतलब लेस वोलेटाइल और मोर वोलेटाइल से मतलब क्या है कि मतलब जो लेस वोलेटाइल कंपोनेंट है उनको बॉयल करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, उनकी बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा है, ठीक है। लेकिन जो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट है उनको कम टेम्परेचर देना पड़ेगा उनको बॉयल कराने के लिए, क्योंकि उनकी बॉइलिंग पॉइंट क्या है, लो है, ठीक है। उनकी बॉइलिंग पॉइंट लो है एंड वेपर प्रेशर हाई है उसका। जो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट है उनका वेपर प्रेशर हाई है, बॉइलिंग पॉइंट लो है, ठीक है। इसलिए इनको मोर वोलेटाइल कंपोनेंट बोलते हैं, ठीक है। एंड एक चीज और बता दें, जो लेस वोलेटाइल कंपोनेंट होते हैं उनको हैवियर कंपोनेंट भी बोला जाता है, ठीक है। और जो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट होते हैं इनको लाइटर कंपोनेंट बोलते हैं, ठीक है। इनको लाइटर कंपोनेंट बोलते हैं, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड कि क्या होता है, ठीक। अब बात करते हैं रिलेटिव वोलेटिलिटी के बारे में। अब बात करेंगे रिलेटिव वोलेटिलिटी के बारे में।
इन सबको हम पूरा रफ कर देते हैं, ठीक है। तो अब बात करेंगे रिलेटिव वोलेटिलिटी के बारे में। तो देखिएगा, तो रिलेटिव वोलेटिलिटी समझने से पहले थोड़ा सा पहले देख लीजिए, वोलेटिलिटी के बारे में हम थोड़ा नज़र डालेंगे कि वोलेटिलिटी क्या होती है। तो देखिएगा, पहले वोलेटिलिटी थोड़ा देख लेते हैं। वोलेटिलिटी जो होती है वो किसी लिक्विड के वेपर बनने की टेंडेंसी को बताता है। क्या बताता है? किसी लिक्विड के वेपर बनने की टेंडेंसी को बताता है। मतलब ये बताता है कि कोई लिक्विड का वेपर कब बनेगा। जैसे अगर मोर वोलेटाइल कंपोनेंट हुआ, मतलब कोई लिक्विड मिक्सर है जिसमें जो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट होंगे उनके वेपर्स पहले बनेंगे, जो लेस वोलेटाइल होंगे वो बाद में वेपराइज होगा, ठीक है। तो वो चीज़ें जो होती हैं वो रिलेटिव वोलेटिलिटी बताता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई बाइनरी मिक्सर है जिसमें दो कंपोनेंट हैं, कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी, ठीक है। कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी, तो इनको अगर हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस करें तो जैसे मान लीजिए कंपोनेंट ए के लिए वोलेटिलिटी अगर लिखें तो वोलेटिलिटी ऑफ ए, अगर वोलेटिलिटी ऑफ कंपोनेंट ए की बात करेंगे तो ये होगा पी ए अपान एक्सए। ये पी ए क्या है? पार्शियल प्रेशर है, एंड जो एक्सए है ये मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, एंड जो पी ए था पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए, ठीक है। इसको अगर आप डिफाइन करना चाहें डेफिनेशन के रूप में तो इसको डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए टू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, ठीक है। तो ये वोलेटिलिटी ऑफ ए को डिफाइन करने के लिए है। ऐसे अगर वोलेटिलिटी ऑफ बी करना चाहें आप, वोलेटिलिटी ऑफ बी, तो वहां पे क्या हो जाएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ बी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ठीक है। ये दोनों हो गए, ठीक है। तो ये आप वोलेटिलिटी थोड़ा समझ लिए। अब बात करेंगे रिलेटिव वोलेटिलिटी के बारे में कि रिलेटिव वोलेटिलिटी क्या होती है, ठीक है। तो ये रिलेटिव वोलेटिलिटी जो होती है डिस्टिलेशन में एक बहुत बड़ा इसका रोल है रिलेटिव वोलेटिलिटी का। तो इसको देखते हैं क्या होता है रिलेटिव वोलेटिलिटी। तो रिलेटिव वोलेटिलिटी जो होती है ये हमें ये बताती है कि किसी भी लिक्विड मिक्सचर का सेपरेशन डिस्टिलेशन के थ्रू हो सकता है या नहीं हो सकता है। मतलब कोई लिक्विड मिक्सचर है जिसमें दो कंपोनेंट या दो कंपोनेंट से अधिक कंपोनेंट हैं मिक्स, तो उनका सेपरेशन डिस्टिलेशन के द्वारा हो सकता है या नहीं हो सकता है, वो चीज बताता है रिलेटिव वोलेटिलिटी, ठीक है। इसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं, रिलेटिव वोलेटिलिटी को अल्फा से डिनोट करते हैं। और यदि अल्फा का मान 1 हो गया, 1 के इक्वल हो गया, मतलब रिलेटिव वोलेटिलिटी का मान 1 के बराबर होता है, तो डिस्टिलेशन के द्वारा किसी भी कंपोनेंट का सेपरेशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। किसी कंपोनेंट का सेपरेशन नहीं कर सकते हैं अगर रिलेटिव वोलेटिलिटी का मान 1 हो गया। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सेपरेशन नॉट पॉसिबल बाय डिस्टिलेशन, ठीक है। मतलब अगर रिलेटिव वोलेटिलिटी अल्फा का मान 1 हो गया तो किसी भी बाइनरी मिक्सचर या कोई और भी मिक्सचर जैसे जिसमें दो कंपोनेंट से अधिक कंपोनेंट मिक्स हो जिस मिक्सचर में, तो उसमें जो कंपोनेंट है उनका सेपरेशन हम नहीं कर सकते अगर अल्फा का मान 1 है तो, ठीक है। और यदि अल्फा का मान ग्रेटर देन 1 है, अगर 1 से अधिक है अल्फा का मान, अगर अल्फा का मान 1 से अधिक है तो सेपरेशन हो सकता है डिस्टिलेशन के थ्रू, तो सेपरेशन पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। मतलब सेपरेशन तब होगा, सेपरेशन पॉसिबल, ठीक है, पॉसिबल, ठीक, बाय डिस्टिलेशन, ठीक है। मतलब अगर कोई मिक्सचर है, कोई लिक्विड मिक्सचर है जिसमें दो कंपोनेंट या दो कंपोनेंट से अधिक हैं और उनका अगर रिलेटिव वोलेटिलिटी 1 है तो डिस्टिलेशन के द्वारा उन कंपोनेंट का सेपरेशन नहीं कर सकते हैं। और यदि रिलेटिव वोलेटिलिटी उनका मतलब अल्फा का मान 1 से अधिक है, रिलेटिव वोलेटिलिटी क्या है? 1 से अधिक है अगर, तो उसमें जो भी कंपोनेंट है उनको डिस्टिलेशन के द्वारा हम अलग कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज बताता है रिलेटिव वोलेटिलिटी, ठीक है। अब एक चीज और जान लीजिए कि अगर रिलेटिव वोलेटिलिटी अल्फा का मान 1 से जितना ज्यादा अधिक होगा उतनी ही आसानी से डिस्टिलेशन होगा, ठीक है। तो अगर अल्फा का मान 1 से जितना ज्यादा अधिक है तो डिस्टिलेशन और आसानी से होता रहेगा, ठीक है। तो ये था रिलेटिव वोलेटिलिटी। तो अगर आप रिलेटिव वोलेटिलिटी का डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिख लीजिए, इट इज द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ मोर वोलेटाइल कंपोनेंट इन वेपर फेज टू लिक्विड फेज, इट्स कॉल्ड रिलेटिव वोलेटिलिटी, ठीक है। ये स्क्रीन पे लिखा होगा, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। इसको अगर हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस करें तो मान लीजिए कोई बाइनरी मिक्सचर है, कोई बाइनरी मिक्सचर है जिसमें दो कंपोनेंट हैं ए एंड बी, कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी, जिसमें से कंपोनेंट ए है वो क्या है? मोर वोलेटाइल कंपोनेंट है। तो रिलेटिव वोलेटिलिटी का यहाँ पे फार्मूला क्या होगा? यहाँ पे देखिए फार्मूला फाइंड आउट होता है जो कि डेरिवेशन के बाद होता है। हम डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट फार्मूला लिख रहे हैं।
तो वाई ए इज इक्वल टू यहाँ पे मिलता है अल्फा ए बी। यहाँ पे जो अल्फा ए बी है रिलेटिव वोलेटिलिटी को डिनोट कर रहा है, ठीक है। अल्फा ए बी इंटू एक्स है, ये मोल फ्रैक्शन है, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए अपॉन 1 प्लस अल्फा ए बी माइनस 1 इंटू एक्स ए, ठीक है। ये क्या है, इसका फार्मूला है रिलेटिव वोलेटिलिटी का। इसको अगर हम ए बी के टर्म में ना लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू अल्फा इंटू एक्स अपान 1 प्लस अल्फा माइनस 1 इंटू एक्स, ठीक है। ये इसका फार्मूला होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस फार्मूले का हमें क्या यूज है, तो इस फार्मूला का यूज वहां पे किया जाता है जब डिस्टिलेशन कॉलम का नंबर ऑफ प्लेट फाइंड आउट करते हैं मैकाबे-थैल मेथड से। तो वहां पे जो हम एक इक्विलिब्रियम कर्व खींचते हैं, ऐसे ग्राफ बनता है, यहाँ पे एक डायगोनल रहता है और यहाँ पे जो हम इक्विलिब्रियम कर्व खींचते हैं, इसमें ये जो कर्व होता है वो इस फार्मूले से निकालते हैं। तो अगर एक्स वाई की वैल्यू उसमें दी हो, एक्स एंड वाई का डेटा दिया हो तो निकाल सकते हैं। अगर एक्स वाई डेटा नहीं दिया है तो इस फार्मूला से निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, एक्स का मान कोई भी मतलब क्वेश्चन हो उसमें एक्स का मान हमेशा यही रखेंगे 0, 0.1 डॉट, मतलब 0 से लेके 1.0 तक, यहाँ तक हम रखेंगे मान। और ये मान x का मान इस फार्मूले में रखते हैं। इस फार्मूले में जैसे मान लीजिए अगर 0 रखें तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी, फिर अगर 0.1 रखेंगे तो y की वैल्यू कुछ और आएगी। तो ऐसे ऐसे करके इसमें वैल्यू मिलेंगी जिससे ये जो इक्विलिब्रियम कर्व है ये ड्रॉ होता है, ठीक है। उसके बाद हम और भी चीज़ें होती हैं जब हम आपको मैकाबे-थैल मेथड पढ़ाएंगे तो उसमें सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ये तो यहाँ पे रिलेटिव वोलेटिलिटी की बात आई थी तो इसको हम यहाँ पे डिस्कस कर दिए, ठीक है। तो आई होप आप पूरा समझ गए होंगे कि डिस्टिलेशन क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, रिलेटिव वोलेटिलिटी क्या होती है, वेपर प्रेशर क्या होता है, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।